न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, सिमिलर टर्म्स हैं। अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, निगोशिएबल टर्म्स पहले अंडरस्टैंड करेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं, प्रोमिसरी नोट्स क्या होते हैं। ये सब चीजें हम पहले भी सुन चुके हैं कहीं ना कहीं जर्नल में। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने आपको थोड़ा ज्यादा सिखाया था ताकि आगे काम आए, फिर वो जर्नल में भी काम आया, कैश बुक में भी काम आया, कहीं पे भी यूज हो सकता है। अब एक्चुअल चैप्टर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है, पूरा सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पे ही चैप्टर है। ध्यान से देखेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, it is an acceptance to pay the stated amount to another party on demand or on the due date. Definition ये है जो अब करेंगे। A bill of exchange is an instrument, it is a financial instrument in writing, written होना compulsory है, containing an unconditional order signed by the maker, directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. ध्यान से देखना बेटा, डेफिनेशन में बहुत सारी टर्म्स हैं जो न्यू है आपके लिए। A bill of exchange is instrument in writing, मतलब it has to be a written document containing an unconditional order. कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि अगर आपका सामान अच्छा लगा मुझे तो मैं आपको 90 डेज में पेमेंट कर दूंगा। तो मैंने कोई कंडीशन डाल दी? कुछ नहीं, ट्रांजैक्शन हो चुकी है, सामान बिक चुका है, मुझे पसंद आ चुका है, अब बस इसमें यह है कि 90 डेज में पेमेंट हो जानी चाहिए। कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का होना चाहिए या कुछ भी। अनकंडीशनल ऑर्डर मतलब कोई काम होना बचा नहीं है, अब बस इतना टाइम पीरियड लैप्स होगा तो पेमेंट विल बिकम ड्यू। अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, मैंने अन्वेषा को सामान बेचा तो मैं बिल बना के भेज रहा हूं अन्वेषा के पास, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने मेरे से 50,000 रुपए का सामान लिया, आपको 50,000 रुपीज देने हैं, ओनली टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, जिसको मैं बोलूंगा उसको देना, या फिर जो आपके पास ये डॉक्यूमेंट लेके आएगा उसको दे देना। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और ओनली टू मी और टू द ऑर्डर, मतलब जिसको मैं बोलूंगा उसको, और टू द बेयरर, बेयरर मतलब होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वर्ड टू वर्ड समझ आनी चाहिए। आई होप समझ आ गई हो। So last time, a bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker, directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. जब फर्स्ट टाइम हमने लाइन डेफिनेशन पढ़ी पूरी तो ऐसा लगा कि क्या क्या बोल दिया इन्होंने। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी की कोई जितनी मर्जी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो उसको अगर तोड़ तोड़ के करोगे तो वो इजी हो सकती है, ब्रेक कर देना चाहिए। तो इन्हें हमने इसको ऑलमोस्ट 7-8 डिफरेंट वर्ड्स में ब्रेक करा, तब जाके एक्चुअल आप डेफिनेशन याद कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज मिस हो गई, आपने पूरी डेफिनेशन लिखी बट अनकंडीशनल लिखना भूल गए, तो बेटा लॉ है, ये एक्ट्स है, एक्ट्स मतलब लॉ। लॉ में एक वर्ड मिस हो जाए तो कहां लिखा था कि अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, एक वर्ड पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर सकता है। डेफिनेशन कहां गिवन है? सेक्शन 5 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। एक्ट ऑफ अभी नई नई सी एक्ट है 1881। 1881 मतलब हैरानी की बात हो गया, जैसे जैसे पढ़ेंगे आगे बड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि इतने पुराने लॉज चल रहे हैं।
इनकम टैक्स एक्ट 1965, कंपनीज एक्ट पहले 1956 थी, अब जाके अमेंड हुई है 2013 में, पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब सोचो, जस्ट इमेजिन। और वैसे भी हमारे लॉज अब जाके मोटर व्हीकल एक्ट चेंज हुई है, कितनी पुरानी, तो बहुत साल लगते हैं लॉ अमेंड होने में। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट्स। निगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल। मैंने आपको बिल बनाया, आपने, मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, मैं आगे किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं। It means that a bill of exchange is drawn by a person directing another person to pay the specified sum of money or to the bearer of the instrument or to a specified person on his or her order. The person so directed or ordered must accept it so that it becomes a bill of exchange. अगर मैंने बिल बना के अन्वेषा के पास भेजा कि आपने मुझे 50,000 रुपए देने हैं, जब तक, अब यहाँ पे था ना कीवर्ड एक्सेप्टेंस, जब तक आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करके दोगे बिल, वो एक वॉइड डॉक्यूमेंट है। ऐसे तो मैं कुछ भी लिख के दे दूं कि आपने मुझे 50 करोड़ रुपए देने हैं, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तब तक वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं। स्पेसिमेन आपकी रेफरेंस के लिए, आपको बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने को नहीं आ सकता, बट जस्ट रीड कि उस पर डेट आ रही होती है, स्टैंप होती है, डेट ये बिल बनाने की डेट है, और ये लिखा होता है कितना पीरियड, उसकी ड्यूरेशन, मैच्योरिटी डेट क्या है, टेन्योर ऑफ द बिल क्या है, 3 months, पे टू राजीव और टू द ऑर्डर, मतलब या तो राजीव को दे देना या जिसको राजीव बोले उसको दे देना, तो साइन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो लुक एट द, इन केस मोहन ड्रॉज, मोहन ने बिल बनाया सोहन को, सोहन से पैसे लेने हैं हमने, तो यहाँ पे सोहन एड्रेस, तो सोहन साइन करके देगा एक्सेप्टेंस, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, ये जो एक्सेप्टेंस आ गई। On such an acceptance being written on this bill, it becomes a bill of exchange. उससे पहले वो एक सिर्फ बिल था, जैसे ही वो बिल आपने साइन कर दिया, now it has become a bill of exchange, a legal document. In the above example, Mohan is the drawer of the bill, Sohan is the acceptor. ठीक है, मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, किसी को कोई भी डाउट? जल्दी बोलो। नो सर। ओके, फीचर्स मीनिंग से ही डिराइव हुआ है। इट मस्ट बी अ रिटन ऑर्डर, इट इज ड्रॉन एंड साइंड बाय द मेकर, ड्रॉअर ऑफ द बिल, जिसने बिल बनाया। इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर to pay the specified amount. The drawee must accept it to make it a valuable document. The specified amount is payable to the person named in the bill or to his order or to the bearer. It specifies the date by which the amount should be paid. It is accepted by the drawee to make it a legal document. So nothing new. ये सारी बातें definition already cover कर चुकी है। सबसे मजेदार पार्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ध्यान से देखना, पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। पार्टीज, 3 पार्टी होती हैं, देयर आर 3 पार्टीज। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली पार्टी ड्रॉअर, दूसरी पार्टी ड्रॉई, तीसरी पार्टी पेई। ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई। ड्रॉअर कौन होता है? द पर्सन हु मेक्स द बिल, द पर्सन हु मेक्स द बिल। ड्रॉअर कौन है? द पर्सन हु मेक्स द बिल। बिल कौन बनाता है? जिसने पैसे लेने हैं या जिसने पैसे देने हैं? जिसने पैसे लेने हैं। जिसने पैसे लेने हैं, मेहनत तो उसी को करनी पड़ेगी। तो ड्रॉअर, द पर्सन हु मेक्स द बिल। तो कौन हुआ ये? परचेजर ऑफ द गुड, सॉरी, हाँ अरे बोला ना मैंने, सॉरी, सेलर ऑफ द गुड्स, जिसने सामान बेचा, पैसे उसी ने लेने हैं। द पर्सन हु मेक्स द बिल इज द ड्रॉअर।
कौन बनाएगा बिल? जिसने पैसे लेने हैं। ड्रॉअर, कोई डाउट? नो सर। ड्रॉई, ड्रॉई, ड्रॉई कौन होता है? द पर्सन हु accepts, the person who accepts the bill. तो कौन हुआ? Purchaser, the person who has to make the payment, purchaser of the goods. Drawer, the person who makes the bill, seller of the goods. Drawee, the person who accepts the bill, purchaser of the goods. Payee, payee कौन होता है? मजेदार पॉइंट, द पर्सन हु receives, the person who receives the payment, the person who receives the payment. Drawer, the person who makes the bill. Drawee, the person who accepts the bill. Payee, the person who receives the payment. कह रहा receive the payment, तो जिसने बिल बनाया पैसे तो उसी को मिलेंगे। तो डेफिनेशन में मेंशन तो है, पेबल टू द ऑर्डर, पेबल टू द पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ दैट पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो जरूरी नहीं है कि ड्रॉअर को ही इवेंचुअली पेमेंट मिल रही हो, तो पेई और ड्रॉअर दो अलग पार्टीज हो सकती हैं। यस और नो? यस सर, हो सकता है। लेकिन अगर एक केस में सर ड्रॉअर और पे दोनों एक साथ हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, सेम तो हो ही सकते, कोई डाउट ही आना चाहिए, तो सेम लोग हैं, तो मैं कह रहा हूँ यस सेम तो हो ही सकते हैं, बट डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसलिए एक टर्म क्रिएट हुई, पे द पर्सन हु रिसीव्स द पेमेंट, जो भी पेमेंट रिसीव कर रहा है वो पे ही है। तो यस, ड्रॉअर एंड पे कैन बी द सेम पर्सन इफ द ड्रॉअर होल्ड्स द बिल टिल मैच्योरिटी, एंड तक उसने बिल अपने पास रखा, तो जब बिल मैच्योर हो जाएगा उसको पैसे मिल जाएंगे। तो ध्यान से देखना, यहां से क्वेश्चन डिराइव हुआ। गिव अ फ्यू एग्जांपल्स of cases where drawer and payee are different parties. Normal scenario में तो वो तो same ही है, but give examples of cases where they are different parties. कोई बता सकता है? Discounting of a bill. अगर आपने बिल डिस्काउंट करा लिया, मैंने अन्वेषा को सामान बेचा था, मेरे पास बिल पड़ा हुआ था, अब मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मैंने जाके बैंक से बिल डिस्काउंट करा लिया, तो मैं तो पैसे ले चुका हूं बैंक से, बिल किसके पास है? बैंक के पास। यस और नो? यस सर। अब जब मैच्योरिटी होगी तो पैसे किसको मिलेंगे, मुझे या बैंक को? मुझे मेरे सर अकाउंट बैंक को। या बैंक अपने पास रखेगा? बैंक के पैसे हैं, बैंक अपने पास रखेगा, तो पेई कौन हो गया इस केस में? बैंक, मुझे नहीं मिला। तो अगर मैंने बिल डिस्काउंट करा लिया तो पैसे किसको मिलेंगे? बैंक को। फिर एक केस होता है एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। एंडोर्समेंट का मतलब मैंने बिल किसी और के नाम ट्रांसफर कर दिया, मेरे पास बिल पड़ा हुआ था, मैंने कृषा से सामान खरीदा, तो मैंने कहा देख मेरे पास पैसे तो नहीं है, मेरे पास एक बिल पड़ा हुआ है, तो ये बिल आप रख लो। तो अब बिल हो गया कृषा का, जब मैच्योरिटी होगी तो पैसे किसको मिलेंगे, मुझे या कृषा को? सर कृषा को। तो पेई कौन हो गया? कृषा हो। तो क्या बोलेंगे उसे? एंडोर्सी। आगे जाके टर्म पढ़ेंगे हम एंडोर्समेंट, पूरी कहानी डिटेल में। तो एंडोर्सर कौन होता है? जिसने बिल एंडोर्स किया हो। एंडोर्सी कौन होता है? जिसके फेवर में बिल एंडोर्स हुआ हो। तो पॉइंट इज ड्रॉअर एंड पेई डिफरेंट पार्टीज हो सकती हैं। तो पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉअर, ड्रॉअर इज द पर्सन हु मेक्स और राइट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। He is a person who has granted credit to the person
on whom the bill of exchange is drawn. जिसने क्रेडिट ग्रांट किया था, जिसने सामान बेचा था क्रेडिट पे. Drawee. So drawer, the person who makes the bill. Drawee is the person on whom the bill is drawn for his acceptance. The person who accepts the bill. He is a person to whom credit has been granted by the drawer of a bill of exchange. In the specific example, Sohan is the drawee. Pay is the person named in the bill of exchange to whom the amount is to be paid. तो जरूरी नहीं होगा pay may, हाँ आगे ना लाइन, pay may be the drawer himself or a third person. तो मैंने आपको बता भी दिया कि कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पेई थर्ड पर्सन हो सकता है. तो डिस्काउंटिंग में पैसे मिलेंगे बैंक को और एंडोर्समेंट में पैसे मिलेंगे एंडोर्सी को. तो मीनिंग, फीचर्स एंड पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज अच्छे से पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए.